नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अरे, जब देखो तब बस काम 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 ही करते रहते हो। 24 घंटे में कम से कम 2 वक्त का खाना तो सुकून से बैठकर खा लिया करो। चेतना जी अपने पति मनमोहन जी को प्यार से समझाकर कहती। लेकिन मनमोहन जी को कभी कभी घर, खेती और नौकरी भी संभालने में इतनी व्यस्तता हो जाती कि उनके पास खाना खाने का समय भी नहीं रहता था। तो वे अपनी पत्नी से कहते, अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है ना, हमारे दो दो बेटे हैं, अर्पित और अर्जुन। और बेटों का बाप होना कोई खेल काम नहीं है। उनके लिए जितना भी धन जोड़कर रखो कम ही होता है। बेटियां इतनी प्यारी होती हैं कि बेचारी कुछ दिनों तक तो अपने पिता के घर पर रहती है, उसके बाद शादी होकर अपने पति के घर चली जाती है। तो पिता को उनके लिए उतना धन दौलत इकट्ठा करने या बड़े बड़े घर बनाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती जितना बहू के आने के बाद बेटे बहू के लिए सोचना पड़ता है। इसलिए मैं अभी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं ना, तब तक जितना हो सके काम कर लूं। फिर तो बुढ़ापे में दो दो बहुओं के आने से आराम ही आराम मिलने वाला है। मनमोहन जी सड़क किनारे बैठे अपने अतीत की यादों में जो पल उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे उनमें खोए हुए थे। वहीं चेतना जी सड़क के उस पार होटल वाले के सामने गिड़गिड़ाती हुई कह रही थी, अरे बेटा, बस सिर्फ एक फुलके खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुबह से शाम हो गई है, कुछ भी नहीं खाया है। मुझे अपनी फिक्र नहीं, अपने पति की चिंता है। अगर वो कुछ खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। आखिर कितना पानी पिला पिला कर अपनी और उनके पेट की आग को शांत करूं। बस एक फुलके दे दो बेटा, भगवान तुम्हारी तिजोरी भर दे। इस बूढ़ी माई का आशीर्वाद ले लो बेटा। अपने चेहरे को मैले कुचैले आंचल से ढकती हुई एक बूढ़ी औरत हाथ फैलाते हुए दुकानदार से बोल रही थी और बार बार पीछे मुड़कर अपने पति को भी देख रही थी कि वो ठीक है या नहीं। वहीं दूर पेड़ की छाया में वृद्ध व्यक्ति पसीने से लथपथ, मुंह सूखा हुआ, पेट पर हाथ सहलाते हुए मानो अपनी पेट की आग को कह रहे हों, शांत हो जाओ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और कुछ नहीं मिला तो रात में वही सूखी रोटी और बासी सब्जी तो मिल ही जाएगी, जिसे खाना हमारी मजबूरी है। दुकानदार मयंक उस बूढ़ी औरत को डांटते हुए बोला, अरे ओ बुढ़िया, हमने यहाँ कोई लंगर खोलकर नहीं रखा है जो रोज रोज बिना बुलाए आ जाती हो। तुमसे कितनी बार कहा है, यहाँ जब ग्राहक खड़े हों तब खड़ी मत रहा करो, पर तुम हो कि रोज रोज की अपनी आदत बना ली हो। देखो तुम्हारे कपड़ों से कितनी दुर्गंध आ रही है। कितने ही ग्राहक तो तुम्हें देख कर ही लौट जाते हैं और मैं बार बार मना करता हूँ। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? और ये क्या, तुम्हारा पति वहाँ ठंडी हवा ले रहा है और भीख मांगने के लिए तुम्हें आगे कर दे रहा है? कैसा मर्द है वो? चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इनको लगता है फुलके यहाँ फ्री में बट रहे हैं। कहते हुए उसने बूढ़ी चेतना जी को आगे का रास्ता दिखा दिया और चेतना जी अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने पति की तरफ जाने लगी। तभी मयंक के चाचा जी गोपाल दास जी, जिनकी वो दुकान थी, अचानक से आए और मयंक को डपटते हुए अपने नौकर भोलू से बोले, भोलू, 2 फुलके और एक चाय इस बूढ़ी औरत को दे दो। क्या बेटा मयंक, सुबह सुबह किसी भूखे को दुकान से लौटा रहे हो? जानते नहीं हो, नर में ही नारायण बसते हैं। कौन जाने भगवान किस रूप में हमारे पास आ जाते हैं। ये लो बहन जी, ये फुलके खा लो और चाय पी लो, बच्चा है, माफ कर दो। चेतना जी अपने आंसू पोंछते हुए जैसे ही फुलके और चाय लेकर वहां से जाने लगी तो गोपाल दास जी बोले, बहन जी, यहीं पंखे की हवा में बैठकर खा लो, क्यों धूप में जा रही हो? चेतना जी बोली, नहीं भाई साहब, मैं अकेली नहीं हूँ और अपने पति को भूखा रखकर मैं खुद कैसे खा सकती हूँ? जिसने दुख सुख में मेरा सदा साथ दिया, उसे वहाँ अकेले छोड़कर मैं ठंडी हवा में बैठकर खाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा। मैं नर्क जैसे जीवन को तो भोग ही रही हूँ, अब उस नर्क में नहीं जाना चाहती। आपने मुझ बूढ़ी औरत की भूख को समझा। भगवान आपको खूब तरक्की दे और ढेर सारा आशीर्वाद देकर चेतना जी वहां से चली गई। उनके जाते ही गोपाल दास जी बोले, लगता है
किसी भले घर की औरत है, ना जाने किन परिस्थितियों में उसे हाथ फैलाना पड़ रहा है। तभी मयंक बोला, क्या चाचा जी, आप क्यों इन लोगों के मुंह लगते हैं? क्या उस बुढ़िया के आशीर्वाद से ही हमारा दुकान और घर चलता है? गोपाल दास जी बोले, बेटा, जरा सा दे देने से हमारा कुछ नहीं जाता, पर वो इतना आशीर्वाद देकर जो गई है, ये क्या कम है? पता नहीं किसका आशीर्वाद कब लग जाए। और कितने ही ग्राहक ऐसे आते हैं जो एक फुलके खाते हैं और दूसरा जूठा छोड़कर ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। मयंक चिढ़कर बोला, चाचा जी, अगर ऐसा ही चलता रहा ना और हम आशीर्वाद लेकर चीजों को देने लगे तो एक दिन दुकान पर ताला लग जाएगा। बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूँगा, मुझे लगता है आपको भी जल्दी ही रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वह हंसने लगा। तब गोपाल दास जी बोले, ऐसा नहीं कहते बेटा, एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। किसी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। इंसान एक हाथ से करता है तभी तो दूसरा हाथ आगे चलकर उसकी मदद के लिए बढ़ता है। मयंक उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अचानक गोपाल दास जी की नज़र चेतना जी पर पड़ी, जो अपने भूखे पति को फुलके देते हुए उनके दुकान की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा रही थी। और उतनी सी चाय में दोनों ने अपना मुंह मीठा किया और एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर दिन गुजरने का इंतजार करने लगे। पर क्यों, ये कोई नहीं जानता था। गोपाल दास जी की कोलकाता के बड़े बाजार में खूब बड़ी स्नैक्स और मिठाई की बड़ी सी दुकान थी, जहां पहले उनके पिताजी छोटे से दुकान को लगाया करते थे। फिर वहां वो और उनके भाई उनकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने लगे। जब मयंक छोटा था तभी गोपाल दास जी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और वो उनके परिवार को भी अपने परिवार जैसा संभालने लगे। उन्हें याद है, वो अक्सर अपने पिताजी को देखा करते थे कि जो भी मांगने वाला आता, उनके भाई और पिताजी कभी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते थे। आज जो मयंक उनसे कह रहा है, कभी वो भी अपने पिता से ऐसा ही सवाल जवाब किया करते थे और पिताजी समझाते, बेटा, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इतना याद रखना। आज हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं और कल को वो भी अच्छा कर्म ही सीखेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, पर एक अगर खराब हुई तो क्या हुआ, दूसरी तो अच्छी होगी। इतना विश्वास भगवान पर और अपनी परवरिश पर जरूर रखना चाहिए। और यही नतीजा है कि आज दुकान भी अच्छे से चल रही है और पूरा परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहा है। दोपहर होते होते गोपाल दास जी ने मयंक को घर भेज दिया, यह कहकर कि एक दो घंटे आराम करके आना, तब तक मैं दुकान संभालता हूँ। फिर शाम होने को आई तो गोपाल दास जी मयंक से बोले, बेटा मयंक, अब मैं घर जाता हूँ, तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होगी। तुम तो जानते हो, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा वो चाय भी नहीं पिएगी। इतना कहकर वो तिजोरी की चाबी मयंक को पकड़ाकर निकल गए। अचानक से उनकी नज़र चेतना जी पर और उनके बूढ़े पति पर पड़ी। दोनों वहीं सरकारी नल के पास अपना हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े को ठीक करके निकल रहे थे। गोपाल दास जी को देखकर चेतना जी हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा की और अपने पति की तरफ मुखातिब करते हुए बोली, ये मेरे पति मनमोहन जी हैं। आज आपने हम पर भारी कृपा की, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल दास जी बोले, मैं पिछले कई महीनों से आपको यहाँ देख रहा हूँ। आप इस शहर के नहीं लगते हैं। आप हैं कहाँ के? और पूरा दिन यहाँ गुजारने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपका कोई रिश्तेदार इस शहर में रहता है या फिर आपने कहीं और ठिकाना बनाया हुआ है? चेतना जी की आंखें झरझर बहने लगी। मनमोहन जी चेतना जी को हौसला देते हुए समझाए और गोपाल दास जी से बोले, भाई साहब, आपका नमक खाया है, आपसे झूठ क्या ही बोलूंगा और अपनी सच्चाई छुपाकर भी क्या कर सकता हूँ। मेरे दो दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा अर्पित यहीं इसी शहर में नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ रहता है। 3 महीने पहले जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर और हमारी सेवा करने के लिए यहाँ ले आया। कहते कहते मनमोहन जी रोने लगे और अपनी दुखी दास्तां गोपाल दास जी को सुनाने लगे और गोपाल दास जी घर जाना भूल गए और वहीं फुटपाथ पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगे और मनमोहन जी पुरानी यादों में खो गए। मनमोहन जी का बड़ा बेटा अर्पित बोला, बाबूजी,
इतने सालों से अर्जुन, उनका छोटा बेटा, उनके साथ रह रहे हैं। जरा सा भी आप में या माँ में फर्क नहीं आया। आप कुछ वक्त हमारे साथ चलकर क्यों नहीं रहते? आखिर अब आप आराम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और यहाँ की जिम्मेदारी अर्जुन बखूबी संभाल सकता है। आखिर अब वो बच्चा नहीं रहा और हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि हम तो आपको पूछते ही नहीं हैं। चेतना जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है। मैं तो बहुत भाग्य वाली हूँ कि मेरे दोनों बच्चे हमारी बहुत चिंता करते हैं। सुनिए जी, सही तो कह रहा है अर्पित। कुछ समय के लिए हम इसके साथ चलकर रहते हैं और अगर वहाँ मन नहीं लगा तो यहाँ वापस लौट आएंगे। क्यों बेटा? अर्जुन, तुम क्या कहते हो? अर्जुन के चेहरे पर माता पिता के लिए चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ कहता उससे पहले ही उसकी पत्नी सरिता उसे धीरे से बोली, अब जब ये खुद यहाँ से जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। कुछ महीने तो मुझे भी चैन से जीने दीजिए। थक गई हूँ सर पर पल्ला रख रख कर और सुबह शाम वही दाल भात चोखा बना बना कर। अर्जुन चुप हो गया तो सरिता बोली, क्यों नहीं माँ जी, आखिरकार जेठ जी का भी तो आप पर अधिकार है। हो आइए कुछ समय के लिए, हम कौन सा यहाँ से भागे जा रहे हैं। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? कहते हुए सरिता ने अर्जुन को कोहनी मारी। अर्जुन चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। 2 दिनों बाद अर्पित अपने माता पिता को लेकर कोलकाता पहुंचा। घर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, उसकी पत्नी निशा पहले तो मुंह बनाई, सास ससुर को वहां बैठाकर अर्पित को अंदर ले गई और बोली, ये क्या? गए थे खाली हाथ और वहां से कबाड़ उठा लाए? मुझे एक बार पूछा तक नहीं, आखिर क्यों? अर्पित निशा का मुंह बंद करते हुए बोला, अरे पगली, बाबूजी अभी अभी रिटायर हुए हैं। सोचो उनके पास कितने पैसे होंगे। वैसे भी घर खर्च तो अर्जुन ही संभालता है। पहले से ही उनके बैंक में ना जाने कितना बैंक बैलेंस जमा हो चुका होगा। ये सिर्फ मेरे अम्मा बाबूजी नहीं बल्कि सोने के अंडे देने वाले मुर्गी हैं। तो थोड़े दिन बहला फुसला कर सारे पैसे निकलवा लो, फिर भगा देना इनको घर से। बस ये इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि इन सब में मैं भी शामिल हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चेतना जी पर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़कर निशा इधर उधर मटर गश्ती करती और हर वक्त बाहर की खरीदारी के लिए मनमोहन जी को भेज देती। धीरे धीरे बात मनमोहन जी के समझ में आने लगी। एक दिन अर्पित जब दफ्तर गया तो उसके जाते ही निशा मनमोहन जी से बोली, बाबूजी कल उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं। मैं सोच रही थी खीर पूरी बनाऊंगी, तो जाइए 2-3 लीटर दूध लेकर आइए। मनमोहन जी बोले, बहू चला तो जाऊंगा, मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मैं जितने भी पैसे लेकर आया था सब लगभग तुम्हारे घर खर्चे में खत्म हो गए। निशा बहुत नाराज हुई और कहने लगी, खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपके सारे पैसे मैं या मेरे बच्चे खा गए। आप दोनों भी तो इस घर में रहते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं, उसका क्या? मनमोहन जी बोले, बहू क्या हमारे बेटे की कमाई पर हमारा अधिकार नहीं? अरे मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने निसंकोच तुम लोगों पर खर्च कर दिए, और अब अगर पैसे नहीं हैं तो तुम हमारी रोटियां गिनोगी? बहुत देर दोनों में बहस चली। उन दोनों की बहस सुनकर चेतना जी जूठे बर्तनों को धोना छोड़कर सामने आई और दोनों को चुप कराने लगी। तभी गुस्से में निशा ने उन्हें जोर से धक्का दिया और बोली, बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे चुप होने को बोलेगी? चेतना जी गिरने ही वाली थी कि मनमोहन जी ने उन्हें संभाल लिया और बोले, बहू ये क्या कर रही हो? भूलो मत ये हमारे बेटे का भी घर है। निशा बोली, ठीक है बेटे का घर है ना, तो जब बेटा घर में रहे तभी तुम दोनों घर के अंदर आना, दफा हो जाओ मेरे घर से। इतना कहकर निशा ने उनको धक्का मारकर बिना चप्पल के घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। जब ज्योति जी खिड़की के पास आकर रोने लगी और कहने लगी, बहू इनकी गलती के लिए मैं माफी मांगती हूँ, ऐसा मत करो। इस भरी दोपहरी में हम कहाँ जाएंगे? सुबह से एक कप चाय तक नहीं मिली है और तुमने हमें घर से निकाल दिया। ऐसा अन्याय मत करो बहू। निशा ने चेतना जी के मुंह पर उबलता हुआ गर्म पानी मारते हुए बोली, चल हट बुढ़िया, तू यहाँ भीख मांग रही है और तेरा बुढ़ऊ अकड़ दिखाता है।
जाओ, अब सुबह से शाम तक तुम दोनों बाहर रहोगे। भीख मांग कर खाओ या रेल के पटरी के नीचे आकर मर जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पर खबरदार, जो बेटे के आने से पहले घर के अंदर आए तो जब वो आए तभी दोनों घर के अंदर कदम रखना, वरना दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। इतना कहते हुए उसने खिड़की भी बंद कर दिया। चेतना जी के चेहरे में जलन हो रही थी। वह निशा बेटी, मेरी बात तो सुनो कहकर पुकारती रही, लेकिन निशा ने उनकी बात नहीं सुनी और न ही दरवाजा खोला। वह दिन और आज का दिन, पूरे दिन दोनों दंपत्ति इधर उधर मांग मांग कर अपना पेट भरते और शाम होने से पहले निशा उन्हें घर के अंदर ले लेती थी। माता पिता को लगता कि बेटे को उनकी हालत का पता ही नहीं, पर उन्हें क्या मालूम कि बेटा भी उसके इस सब हरकत में शामिल है। फिर उसी का तो रचा हुआ ये सब षड्यंत्र था। बेचारे भोले भाले माता पिता बस रात में किसी तरह सूखी रोटी और बासी सब्जी मिल जाती थी। एक दिन जब दोनों खाना खा लिए तो चेतना जी बर्तन रखने के लिए रसोई में जा रही थी। तभी अर्पित की आवाज़ सुनी। उनके कदम वहीं रुक गए। अर्पित अपनी पत्नी से कह रहा था, निशा, इसी तरह उन पर अत्याचार करती रहो, वरना अगर वो चले गए तो सब कुछ अर्जुन के नाम कर देंगे। मैं अपनी लाचारी दिखाऊंगा तो देखना, एक ना एक दिन वो झुकेंगे और आकर मुझसे कहेंगे कि बेटा, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देता हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। चेतना जी ने आकर मनमोहन जी को सारी बात बताई। मनमोहन जी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि बहू के साथ बेटा भी उन पर ऐसे अत्याचार होते हुए देख रहा है और उन अत्याचारों में मिला हुआ है। पर बेचारे करते भी तो क्या, हर वक्त उन दोनों पर निशा की जासूसी नजर होती थी। खाली हाथ और खाली पैर दोनों को घर से बाहर भेजती ताकि वो लोग अपने सामान और चप्पल के साथ वापस घर न भाग जाए। अचानक उनकी आप बीती सुनकर गोपाल दास जी की तंद्रा टूटी। गोपाल दास जी बोले, तो क्यों नहीं आप लोग इस हालत में भी वापस अपने छोटे बेटे के पास चले जाते? क्या वो भी ऐसा ही है? और जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं, वो बच्चे कैसे उनके साथ धोखा कर सकते हैं? मैं तो अपने भतीजे को भी अपने बेटे से कम नहीं समझता हूँ। कल को वो अगर मेरे साथ धोखा करे तो मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। चेतना जी बोली, नहीं नहीं भाई साहब, मेरा अर्जुन बड़ा भला मानुस है, बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा। हाँ, पत्नी थोड़ी तेज मिजाज की है, पर वो भी उतनी भी बुरी नहीं है। मनमोहन जी बोले, जब अपनी औलाद ही ऐसी निकल सकती है तो भतीजे की तो कोई गारंटी नहीं है साहब। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान करे आपका बेटा भतीजा दोनों भले इंसान बने, पर एक बार जरूर उनकी परीक्षा लेकर देखिएगा। कहीं ऐसा न हो कि आप सपने देखते रह जाइए और वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वक्त रहते ही अपना बुढ़ापा संभाल लेना ही बेहतर होता है साहब, वरना हमारी तरह भिखारी जैसी हालत न हो जाए। और आप पूछ रहे थे ना कि मैं ऐसा क्यों नहीं चला जाता। सोचिए, अगर मैं ऐसे फटे हाल और नंगे पैर अपने घर लौटूंगा तो समाज में मेरे निर्दोष बेटे की क्या इज्जत रह जाएगी। मेरी इज्जत की तो पहले ही धज्जियां उड़ चुकी हैं। मैं नहीं चाहता वहाँ भी लोगों को इन बातों का पता चले। कहते कहते मनमोहन जी फूट फूट कर रोने लगे। गोपाल दास जी बोले, सही कहा आपने, पिता ऐसा ही होता है, अपने दर्द को बर्दाश्त करके भी बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचता है। पर अब जमाना बदल रहा है। मैं तो कहूँगा, छोड़िए इस मोह माया को और अपने लिए जीना सीखिए। कभी ऐसे रिश्तों को अपने पास मत रखिए जिसमें से दीमक की बदबू आती हो, वरना अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इतना कहते हुए गोपाल दास जी उनके हाथ में पैसे दिए और बोले, ये कर्ज नहीं, इंसानियत के नाते दे रहा हूँ। अपने लिए और बहन जी के लिए एक जोड़ी कपड़े और चप्पल खरीद लीजिए और कल सुबह की गाड़ी से ही निकल जाइए। तब तक के लिए मेरी दुकान के बगल में एक कमरा है, उसमें आप ठहर सकते हैं। मैं कह दूंगा अपने कर्मचारियों को कि वो आपको बस अड्डे तक छोड़ आएगा। इतना कहते हुए गोपाल दास जी वहां से जाने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें भी थी। क्या उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा कर सकते हैं? कौन जानता है कि किस्मत किस करवट लेगी। गोपाल दास जी का खुद का भी एक बेटा था जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक स्वभाव का बड़ा ही दयालु था।
उसे दुकान पर बैठना पसंद नहीं था। वह अपने दम पर कोई नौकरी करना चाहता था। गोपाल दास जी ने उसकी इच्छा का सम्मान रखा और भतीजे के साथ कोलकाता में रहने लगे, क्योंकि भतीजे को कभी उन्होंने बेटे से कम नहीं माना। पर मयंक का स्वभाव थोड़ा उग्र और स्वार्थ से भरा था। वह कार्तिक से छोटा था, इसलिए उसे हमेशा यही लगता था कि दुकान और घर वही संभाल रहा है। अपनी माँ के साथ चाचा चाची की जिम्मेदारी भी वही उठा रहा है, तो संपत्ति पर भी कार्तिक से ज्यादा उसी का अधिकार है। और यही भावना उसे परिवार से धीरे धीरे अलग करने लगी। इधर माँ बाप घर लौटकर नहीं गए तो बेटे बहू ने उन्हें ढूंढना भी जरूरी नहीं समझा। उधर गोपाल दास जी की सहायता से मनमोहन जी वापस अपने घर पहुंच गए। जब अर्जुन को सारी बात पता चली तो उसे बहुत अफसोस हुआ। यहाँ तक कि सरिता को भी बहुत अफसोस हुआ कि उसी ने उन लोगों को जाने के लिए उकसाया था। पर वो कहते हैं ना, वक्त अच्छे अच्छे घाव को भर देता है। तो वो भी अपनी दर्द भरी यादों को भूलने की कोशिश करने लगे। एक दिन चेतना जी सरिता से बोली, सरिता बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाइयाँ खत्म हो चली है, इसलिए अर्जुन को फोन करके जरा कह दो कि ऑफिस से शाम को लौटते समय जरा दवा लेते आएगा। चेतना जी की बात सुनकर सरिता अपने कमरे में जाकर फोन पर अर्जुन से कहने लगी, जब देखो तब आपकी माँ कुछ ना कुछ काम बता देती है। अब क्या इन दोनों का ठेका हमने ले रखा है? दोनों बड़े भैया को भला बुरा कहते हैं। जरूर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण जेठानी जी ने इनको इतना सताया होगा। और अब क्या बस हम दोनों को ही इनकी तीमारदारी करनी होगी? पूरे दिन ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर माँ जी के साथ कमरे में घुसे रहते हैं, मानो नवविवाहित जोड़े हों। हद है, इनके खर्चे कम हो ही नहीं रहे। क्या इनके खर्चे हम ही वहन करें? और आपके बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ वहाँ मजे से रहते हैं। उन्होंने जो किया, क्या उनकी सजा उन्हें नहीं मिलेगी? और यहाँ इतना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और तो और उनके नखरे भी बर्दाश्त करो। अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अपनी पत्नी की झल्लाहट भरी उलाहना सुनकर अर्जुन ने कहा, अब जब देखो लड़ाई झगड़े और अलग होने की बात करती रहती हो, कभी घर जोड़ने की बात भी कर लिया करो। अभी मैं किसी के साथ मीटिंग में बैठा हूँ, घर आकर बात करूँगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। शाम को अर्जुन घर आया और बोला, लो माँ, तुम्हारी दवाइयाँ। पापा, आपकी दवाई है ना, या वो भी लानी थी? मनमोहन जी बोले, हाँ बेटा, अभी 15 दिनों तक चलेगी और तुम चिंता मत करो। जब खत्म होगी तो मैं खुद ले आऊंगा या तुम्हें बता दूंगा। अर्जुन माता पिता के साथ रहता था, परंतु वह मकान मनमोहन जी का बनवाया हुआ था, इसलिए अर्जुन को घर का किराया नहीं देना पड़ता था। और हर महीने लाख रुपये पगार पर काम करने वाला अर्जुन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। अर्जुन अपने माँ बाप को हृदय से मानता, एकदम श्रवण कुमार की भांति। और वो एक पैसा उनसे कभी नहीं लेता। उनके सारे खर्च खुद उठाता। उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को वह पूरा करता, यह सोचकर कि माँ बाप ने बचपन में उसके लिए कितना कुछ किया। जबकि मनमोहन जी को पेंशन भी मिलती थी। वह पेंशन जमा हो रहा था। लगभग बैंक बैलेंस लाखों का हो गया था। सच कहते हैं लोग, हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। समय बीतता गया। एक दिन अर्पित का फोन आया तो अर्जुन ने आदरपूर्वक अपने पिता को फोन पकड़ा दिया। अर्पित बोला, सादर प्रणाम बाबूजी, आप तो ऐसे गायब हुए मानो गधे के सर से सींग। हमने आपको कितना ढूंढा, परंतु घर पर हम फोन नहीं करते थे कि अर्जुन परेशान न हो जाए। और आप वहाँ मजे से रह रहे हैं। आप लोगों ने बताया भी नहीं कि आप लोग कैसे हैं। मिश्री घुली आवाज सुनकर मनमोहन जी को दाल में कुछ काला लगा, तो वहीं बैठी चेतना जी गुस्से में आग बबूला हो रही थी। पर मनमोहन जी ने धैर्य से काम लिया और बेटे की मिश्री घुली आवाज सुनकर बोले, हाँ बेटा बोलो, कैसे आज इन बूढ़े माँ बाप को याद किया? और ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हम तो हाड़ मास के बूढ़े माँ बाप हैं, तुम्हें कैसे नहीं मिले? खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कैसे याद किया? वहीं बैठी चेतना जी बड़बड़ाने लगी, याद किया? अरे जब तक उसे जरूरत नहीं होगी वो हमें क्यों याद करेगा? वो इतना लोभी है कि बिना स्वार्थ के किसी को फोन करेगा ही नहीं।
जरूर आपसे कोई ना कोई काम होगा। ऐसे स्वार्थी बच्चे तो बूढ़े माँ बाप का भी मोल लगा देते हैं। मनमोहन जी ने चेतना जी को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि मनमोहन जी भी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा स्वार्थी है। वो इतना लोभी है कि बिना स्वार्थ के वो कभी फोन करेगा ही नहीं। इसलिए वे पहले से ही सतर्क हो चुके थे। उधर से अर्पित बोला, वो क्या है ना बाबूजी, आपका पोता अमेरिका जाना चाहता है। करीब 15 से 20 लाख रुपयों की जरूरत है और आपके पास तो इतना पैसा होगा ही। इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। आप अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप अगर वो पैसे दे देंगे तो वो आगे की पढ़ाई कर लेगा और उसकी मदद हो जाएगी। बेटे की लाग लपेट बातों को सुनकर मनमोहन जी के तन बदन में आग लग गई और वो जोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो? और ऐसे हक से मांग रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला, नमक हराम और खच्चर बेटा किसी को न हो। मेरे पैसे पर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का हक है। तुमने जो हमारे साथ किया वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। और आज तुम मुझसे पैसे की मदद मांग रहे हो। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। अरे वो भी तो तुम्हारे जैसा ही बनेगा, फिर क्यों उस पर पैसे खर्च कर रहे हो? एक ना एक दिन वो भी तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि बच्चे वैसे ही बनते हैं जैसे उसके माँ बाप करते हैं। अर्पित अनजान बनते हुए बोला, आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मुझे कुछ भी नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तभी चेतना जी झट से आई और फोन लेकर बोली, शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? तुझे कुछ नहीं मालूम? अरे तूने और तेरी बीबी ने मिलकर जो हमारे साथ किया है ना, वैसा तो लोग दुश्मन के साथ भी नहीं करते। आज से और अभी से ये सुन ले, तू कौन है हम नहीं जानते। बड़ा आया पैसे लेने वाला। अरे ऐसे स्वार्थी औलाद से अच्छा भगवान बे औलाद हमें रखते, जो अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर भटकने के लिए सुबह से शाम तक छोड़ देते हैं। मनमोहन जी ने फोन लिया और बोले, सुनो बेटा, आज से और अभी से तुम हमारे लिए मर चुके हो। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फोन घुमा दिया। अरे तुमसे भले तो उस शहर के आम आदमी हैं जिन्होंने हमारी दुर्दशा पर हमारी मदद की थी। इतना कहकर मनमोहन जी ने फोन रख दिया। ड्राइंग रूम में बैठा अर्जुन सब सुन रहा था। अपने भाई के कुचाल को समझकर व्यथित था और सोच रहा था कि वे सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसा नजर गड़ाए बैठे हैं। क्यों? कैसी निर्लज्जता है ये? इतना कुछ करने के बाद भी कैसे हिम्मत हुई उनकी यहाँ फोन करने की? और अपने बेटे को भारत में भी तो पढ़ा सकते थे, विदेश भेजने की क्या जरूरत है? वहीं दूसरी तरफ रसोई में काम कर रही सरिता भी ससुर जी की बातें सुनी तो लज्जित हुई और मन ही मन खुश भी हो रही थी कि चलो सास ससुर का सारा पैसा अब अर्जुन को मिलेगा। लेकिन उसका हृदय यह सोचकर वंचित था कि अर्जुन जैसा शांत पति उसको मिला, जरूर ये पिछले जन्म का पुण्य होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी ऐसा पति वह पाई, वरना उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने पति को उसके माता पिता से दूर करने की। वो बात अलग है कि वह कभी कामयाब नहीं हो पाई। जब अर्पित ने निशा को सारी बात बताई तो दोनों पति पत्नी अगले ही दिन माफी मांगने के लिए माँ बाप के दरवाजे पर आ गए, पर उनके हाथ कुछ न लगा। अर्जुन ने खड़े खड़े ही उनसे कहा, आप लोगों ने जो अम्मा और बाबूजी के साथ किया उसकी सजा तो मैं आपको देना चाहता था जेल भेजकर, लेकिन शुक्र मनाइए कि ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्होंने इतना कुछ करने के बाद भी आपको माफ कर दिया। पर इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और हम लोगों से रिश्ता भी खत्म हो चुका है, तो अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर अर्जुन ने उन दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। समय रहते सरिता को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अब मन से अपने सास ससुर की सेवा करती और मिलजुल कर रहती। एक दिन चेतना जी मनमोहन जी से बोली, जो दुख में साथ दे वही अपने होते हैं और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों जी, मैं क्या गलत कह रही हूँ? क्या आप उनको भूल गए? मनमोहन जी हैरानी से बोले, किसको किसको भूलने की बात कर रही हो तुम? चेतना जी बोली, गोपाल दास जी याद है आपको, जिन्होंने हमें अपने बेटे के पास वापस आने में हमारी मदद की थी? क्या आपने उनकी खोज खबर ली कि वे कैसे हैं? क्योंकि उनका भतीजा मयंक भी तो बिल्कुल दयालु नहीं था, कितना कठोर था, वो याद है? मनमोहन जी कहने लगे, हाँ
गोपाल दास जी बड़े ही अच्छे इंसान थे, न जाने कैसे होंगे। तभी अर्जुन बोला, बाबूजी, बच्चों के स्कूल में भी छुट्टी होने वाली है, तो चलिए ना, एक सप्ताह के लिए घूम आते हैं। अरे, उस शहर में भैया रहते हैं तो क्या हुआ, वो पूरा शहर उनका ही तो नहीं हो गया। वहाँ भी तो घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह है। हम होटल में रुक लेंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा और इसी बहाने मैं भी उनको धन्यवाद कह दूंगा। मनमोहन जी बोले, हाँ बेटा, ये बड़ी अच्छी योजना है। जैसे ही बच्चों की छुट्टी हो तुम टिकट करवा लो, हम सब मिलकर राजगीर चलेंगे। एक सप्ताह बाद सभी कोलकाता के लिए निकल पड़े। जैसे ही उस धरती पर कदम रखा, उन दोनों को पुरानी यादों ने एक बार फिर उस दर्द से रूबरू करवाया। सभी होटल जाकर फ्रेश हुए। शाम को मनमोहन जी अर्जुन के साथ साई स्नैक्स मिष्ठान भंडार के पास पहुंचे और आस पड़ोस में जब गोपाल दास जी के बारे में पूछा तो सभी ने कहा, अरे भाई, अब क्या ही बताएं, बेचारे को अच्छाई का बदला बड़ा खूब दिया उनके भतीजे ने। दुकान से बेदखल कर दिया, धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और बेचारे गोपाल दास जी बेटे को तकलीफ ना हो यह सोचकर अपने ही दुकान में बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। वो देखिए। तभी मनमोहन जी ने देखा, दुकान के पीछे एक गंदी सी जगह में गोपाल दास जी सबके जूठे बर्तनों को धो रहे थे और जब सारा काम खत्म हो गया तो एक फुलके के लिए उन्हें कितनी मिन्नतें करनी पड़ रही थी और वहीं वह कठोर भतीजा जूठी प्लेट से लिट्टी उठाते हुए उनके हाथों में पकड़ा दिया और बोला, अब चुपचाप पीछे जाकर खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा और रात में घर भी नहीं जा पाओगे। गोपाल दास जी रोते रोते उस झूठे फुलके को जैसे ही मुंह से लगाने लगे, मनमोहन जी ने फुलके हाथ से लेकर फेंक दी और बोले, नहीं नहीं, आप जैसे देवता आदमी को झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। गोपाल दास जी बोले, ये क्या किया भाई तुमने, अब तो मैं पूरा दिन भूखा ही रहूंगा। क्यों मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो, मैं कोई देवता नहीं, और कौन हो तुम। मनमोहन जी आगे बढ़कर गोपाल दास जी को गले से लगा लिए और बोले, गोपाल दास जी, आप भूल गए मुझे, पर मैं नहीं भूला। याद है आप कैसे मेरी भूखी प्यासी पत्नी को फुलके और चाय देते थे और हमें अपने घर वापस जाने में मदद भी की थी, याद आया। अचानक से गोपाल दास जी को सब याद आया और वो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, सही कहा था भाई मनमोहन जी तुमने कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैंने तो अपने भतीजे को अपने बेटे जैसा प्यार दिया, पर उसने दुर्योधन बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी और मेरे ही पीठ में खंजर भोंक दी। पर क्या करूं, बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप दर्द सहता रहा और इसी दर्द में मेरी पत्नी भी चल बसी। अब मैं अकेला अपनी ही दुकान में नौकरों जैसा काम कर रहा हूँ और सबकी नज़रों का हर रोज सामना कर रहा हूँ। कहते कहते वो रोने लगे। अर्जुन और मनमोहन जी ने उन्हें सहारा दिया और अपने साथ होटल ले गए। पहले उन्हें अच्छे से नहलाया धुलाया और फिर खाना खिलाया और फिर अपना एक जोड़ी कपड़ा भी पहनने को दिया। फिर उसी शहर में अर्जुन का एक मित्र जो पेशे से वकील था, अर्जुन ने गोपाल दास जी को उनसे मिलवाया तो उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई। गोपाल दास जी इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कि शहर का हर पुराना आदमी उन्हें जानता था। कुछ ही दिनों में वो मनमोहन जी के साथ राजगीर चले गए और इधर मयंक को नोटिस मिला और उस पर केस हुआ। पुराने पुराने लोगों ने गवाही दी तो हार कर मयंक को वह दुकान और घर गोपाल दास जी को वापस करना ही पड़ा। गोपाल दास जी और मनमोहन जी एक शाम अपना अपना दुख बांट रहे थे तो मनमोहन जी बोले, अब मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी बच्चों पर सौंप कर हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं। गोपाल दास जी उनका इशारा समझ गए और बोले, सही कहा आपने, हमें ऐसा कदम उठाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी सबक मिल सके और हम जैसे बुजुर्गों को भी सीख मिले, ताकि कोई दोबारा मेरी जैसी गलती न कर सके। फिर चेतना जी ने भी उनके फैसले पर अपनी सहमति जताई। 2 दिन बाद मनमोहन जी ने अपना घर अपने आधे पैसे बेटे अर्जुन के नाम कर दिया और वृद्धाश्रम जाने लगे। बेटा बहुत रोकने लगा पर वो माने नहीं। फिर सरिता भी रोते हुए अपने गुनाहों को कबूल की तो चेतना जी ने कहा, गलती से ही इंसान सीखता है बहू, तुमने अपनी गलती मानी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। और हम दूर कहाँ जा रहे हैं, जब भी तुम्हें मिलने की इच्छा हो तो तुम आ सकते हो। इतना कहते हुए वो तीनों चले गए। गोपाल दास जी ने अपनी सारी संपत्ति वृद्धाश्रम और अनाथ बच्चों के नाम कर दी और अब वे लोग
वृद्ध लोगों की समिति में काम करने लगे और हर किसी को सचेत करने लगे कि अपने जीते जी अपने बच्चों को कभी अपनी संपत्ति न दें, क्योंकि स्वार्थ से भरी कुछ औलादें कई बार बूढ़े माँ बाप का ही मोल लगा देते हैं। अब तो मनमोहन जी, चेतना जी और गोपाल दास जी वृद्धाश्रम में अपने जैसे सताए हुए बूढ़े माँ बाप, जिन्हें उनके बहू बेटों ने धन के लालच में घर से बेघर कर दिए, उनकी सेवा करके उन्हें नई जिंदगी देकर अपने आप को धन्य बनाते हुए अपना बुढ़ापा सकुशल काट रहे होते हैं। लेकिन अर्पित, जो अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने का सपना देख रहा था, उसने विदेश में तो क्या, अपने देश में भी अपने बेटे को आगे की शिक्षा नहीं दिला पाया, क्योंकि अर्पित ने अधिक धन कमाने के लालच में आकर लोगों को डरा धमकाकर रिश्वत मांगना शुरू कर दिया था। एक दिन किसी ने अर्पित का रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया और उसे जेल भिजवा दिया गया। अब अर्पित की पत्नी निशा और उसके बच्चे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। निशा को अब वो दिन याद आते जब उसने अपने बूढ़े लाचार सास ससुर को किस तरह से सताया था। उससे कहीं ज्यादा दुखों का सामना अब निशा को करना पड़ रहा है। अब उसे उसके मायके में भी कोई एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछने वाला था। अब निशा के पास रोने और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वहीं अर्जुन अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहता और उसे जब मन करता अपने माँ बाप से मिलने वृद्धाश्रम चला जाता। वहाँ जाकर वह सिर्फ अपने ही माँ बाप की नहीं, बल्कि सभी बुजुर्गों की जरूरतों की पूर्ति करता और उनकी सेवा भी करता, जिससे प्रसन्न होकर सभी बुजुर्ग उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सी घटना आपके दिल को छू गई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह कहानी आप कहां से सुन रहे हैं, यह भी जरूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।